नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे रुपये या माल उधार देते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्हाट टू कीप इन माइंड वाइल लेंडिंग मनी और गुड्स। दोस्तों, आर्थिक समस्याएं जीवन में लगा रहता है। ये आम प्रचलन है कि कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, कभी किसी दूसरे को ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक आर्थिक रूप से हम किसी को रुपये उधार देते हैं, कभी माल उधार देते हैं। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ कानूनी तरीक़ों को हमें जानना चाहिए। उसके तहत मतलब कानून के अंदर रहते हुए हमें उसको उधारी देने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कानून के कौन कौन से तरीके हैं कानून में, जिससे हम अपने उधारी को सरलतापूर्वक और कानूनी तरीके से वसूल कर सकें। कभी कभी होता है कि आप उधार देते हैं तो बलपूर्वक आप उसको उधारी की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बलपूर्वक उधार देकर आप कानूनी तरीके नहीं अपनाते, जिससे आपको लेनी का देनी पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कानूनी तरीके, कुछ कानून की बातें करेंगे। कानून क्या कहता है इसके मामले में कि जब भी हम कोई माल या रुपये किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो उसके लिए कानून ने हमें कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपी है, कुछ ऑब्लिगेशन, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ राइट। तो कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है। यदि उन तरीकों से किसी व्यक्ति को उधार नहीं दिया गया है तब उधार की वसूली नहीं की जा सकती, क्योंकि कानून भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपता है। उनमें आपका कुछ लिखा पढ़ी कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि जो अगर आपने किसी को दिया है तो आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करें जिसमें सारे कंडीशन लिखे होने चाहिए कि कब उसको उधारी वापस करने हैं, कितना इंटरेस्ट देना है, किस डेट को देना है, क्या क्या उसमें आपने कंडीशन लगाए हैं, तो उस कंडीशन को फुलफ़िल करें। तो इससे अदालत को भी कठिनाई नहीं होती है, आप उसको साक्ष्य के रूप में ले जाते हैं और सरलतापूर्वक आपकी वसूली भी होती है उससे। और ध्यान देने वाली ये राशि है कि कोई भी धन राशि जो है 10,000 से ऊपर अगर है आपका 10,000 या ऊपर, उससे ऊपर राशि, तो उसको आप कैश में ना दीजिए, चेक में दीजिए। कि इनकम टैक्स में भी कहता है कि अगर 10,000 से ऊपर की राशि जो अगर आप कैश में देते हैं उसको इनकम टैक्स भी डिसअलाउ करता है, तो इसको ध्यान रखना है। अगर कोई माल अगर आप सपोज मान लीजिए किसी को देते हैं तो उसके लिए बिल काट दीजिए, उस पर जो टैक्सेस हैं उसको भी जमा करा दीजिए। क्योंकि जो लीगल तरीके हैं, ठीक है, 2 नंबर का जो कोई सौदा होता है तो उसको कानून में भी आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अब जब सरकार को ही धोखा दे रहे हैं तो न्यायपालिका आपका साथ कैसे देगी। जो उधार देने का जो बिज़नेस ये है, तो उसके लिए अगर उधार देने का ही बिज़नेस है आपका तो उसके लिए बहुत जगह लाइसेंस होते हैं। जैसे कुछ लीगल तरीके हैं, जैसे निधि कंपनी बना के आपको करना है, या साहूकारी अधिनियम या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, समझना है इन चीज़ों को, कि अदरवाइज आप उधारी के बिजनेस में कहीं ना कहीं फंस ना जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कानूनी तरीकों का बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक लेख पत्र तैयार कर लेते हैं जिसमें उस सारे कंडीशन होते हैं, मेंशन होते हैं। और 10,000 या उससे ऊपर का जो भी अगर उधारी देते हैं तो हमेशा चेक से दिया करें और बैंक खाते से लेन देन करें। तो बैंक खाते से लेन देन करते समय क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो है कि उसकी जो एंट्री है जो बैंक में आपको चढ़ जाती है, जिससे वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होता है और एविडेंस के रूप में आप बैंक मैनेजर को भी ले जा सकते हैं। इससे साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति को कोई धनराशि दी गई है और उसने उस धनराशि को प्राप्त किया है और इस पर कोई आश्चर्य नहीं बनता है। ये जनरल चीज़ें की एंट्री अगर रिफ्लेक्ट कर रही है किसके अकाउंट में गया है, कौन तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट सारी एंट्रियाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो साक्ष्य के रूप में आपको प्रस्तुत किया कर सकते हैं। इसके अलावा रसीद लिखवाना, अगर कोई व्यक्ति उधार लेता है तो उससे एक रसीद लिखवा लीजिए, उसके हाथ से रसीद लिखवा लीजिए कि उसने इतना रुपया लिया और उसको चुका देगा, ठीक है, और किसी निश्चित दिनांक को, डेट को चुकाएगा वो। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट लेटर ले लीजिए, उससे एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए और उसमें उस व्यक्ति से हस्ताक्षर करवा लीजिए। माल कितना उधार लिया है इसका विवरण दे दीजिए, मतलब कितना पैसा उधार लिया है या कितना माल उधार लिया है, सबका विवरण वहाँ पर लिखा होना चाहिए। उसका अपने हाथ से लिख दें, ज़्यादा बेटर है। उसको हस्ताक्षर जरूर ले लीजिए। अगर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो उसके अंगूठे का निशानी और 2 एविडेंस विटनेस ले लीजिए आप। इसके अलावा सिक्योरिटी चेक,
तो आप एक ये भी तरीका होता है कि चेक का इस्तेमाल जो आमतौर पर उधारी की वसूली के लिए तो नहीं होता है, परंतु यदि कानूनी रूप से अगर देखें तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, और परंतु इसकी एक प्रक्रिया है। जब भी कोई माल या रुपया किसी व्यक्ति द्वारा उधार लिए जा रहे हैं, तब ऐसे व्यक्ति को उसके बैंक का एक चेक या उस तारीख का ले जिस तारीख को उसने उधार का भुगतान करने का वचन दिया है। और ऐसे चेक को कभी ब्लैंक नहीं ले, धोखाधड़ी वगैरह का मामला हो सकता है, तो जो उसको हस्ताक्षर कर ले और अपने हाथ से ही उसको सब कुछ भर दें, अमाउंट वगैरह भर दें जिस डेट को आपको वचन दे दिया है। यहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में रखे गए चेक क्या सीधे बैंक खाते में नहीं लगाया जाता कि सीधा हम उसको बैंक में लगा दें, क्योंकि यदि ऐसे इस चेक को सीधे बैंक खाते में लगा दिया जाए तो चेक का डिसऑनर हो माना जाएगा ऐसा, क्योंकि डिसऑनर का मुकदमा उसमें आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर चेक देने वाला यह कह सकता है कि उसके चेक केवल एक सिक्योरिटी के माध्यम से दिया था, परंतु इस चेक को लगाने के पूर्व एक लीगल नोटिस उधार देने वाले के पते पर भेजा जाना चाहिए, जिस पर उसे चेतावनी दी जाती है कि उसके द्वारा उधार लिए गए माल या उधार लिए गए रुपये निश्चित दिनांक को चुकाए जाने का वचन दिया गया था और उसने उस दिनांक को रुपये नहीं चुकाए हैं, इसलिए वह रुपये बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से या फिर नगद लाकर देने दिए जिसके उसने उसको उधार चुक जाए। तो पहले आप लीगल नोटिस दीजिए जिससे वो जाके आपको अमाउंट पहले दे दे या फिर नगद ला के दे दे। अगर नहीं ला के अगर आपको देता है तो उस केस में आप उस चेक को बैंक में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चेक बाउंस का आपका मुकदमा अगर आता है, अगर नहीं उसके सफिशिएंट फंड है तो चेक बाउंस हो जाएंगे। तो उसके केस में आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर धारा 138 के अंतर्गत आप मुकदमा भी कर सकते हैं, जिससे जो आपराधिक कंप्लेन है और इसमें उसको 2 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और इसके साथ जो आपकी उधारी है इस पेनल्टी वगैरह सब लगाई जाती है। तो ये एक लीगल तरीका हो सकता है। इसके बाद अनुबंध या करार कराना, जब किसी को उधार का अनुबंध तो हालांकि इतना आवश्यक नहीं, अगर बैंक के द्वारा करते हैं ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होता है, रसीद लिखवा लेते हैं, ठीक है, चेक ले लेते हैं, तो ये सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर अधिक और सशक्त बनाना चाहते हैं आप उसको, तो एक उधार का एक करारनामा बनवा लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बनवा लीजिए, एग्रीमेंट बनवा लीजिए, जो स्टाम्प पेपर पे जो सफिशिएंट स्टाम्प पेपर वहाँ का 500 का स्टाम्प पेपर है तो ले लीजिए, 100 रुपये का वहाँ पर, और उसको नोटरी करवा लीजिए, सोसाइटी आपको एविडेंस के रूप में उसको प्रस्तुत कर सके। और इस अनुबंध में यह उल्लेख होना चाहिए कि मेरे द्वारा लिया जा रहा उधार एक निश्चित दिनांक को चुकता कर दिया जाएगा तथा यह जो ऋण दिया गया है वह किसी व्यापारिक उद्देश्य से नहीं दिया गया है, अर्थात देने वाले का देने लेने का धंधा नहीं है। तो इससे अभी तो एक सहायता स्वरूप उसने कुछ ऋण दिया है, उसका भुगतान उसके द्वारा चेक के माध्यम से या नगद माध्यम से किया जा सकता है। क्योंकि अब जो है साहूकारी का बिजनेस जो अब लीगली अलाउ नहीं है, इस अनुबंध में इन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए कि इससे उधार देने वाले का मामला अधिक मजबूत हो जाता है तथा उधार की वसूली आसानी से की जा सकती है। यदि व्यक्ति के पास में देने के लिए चेक नहीं है तो तब उससे अनुबंध लिखवा लिया जाए, और ऐसा अनुबंध लिखवा देने के परिणाम स्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 37 के अंतर्गत एक सिविल वाद प्रस्तुत कर उधार ऋण की वसूली की जा सकती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह सिविल वाद की प्रक्रिया एक संक्षिप्त प्रक्रिया होता है तथा इसे न्यायालय जल्द से जल्द निपटा देते हैं और उधार की वसूली संभव हो जाती है। तो उधार देते समय इन सभी कानूनी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इनके बगैर कोई भी बहुत सारे रुपए उधार देने के रुपए नहीं दिया जाना चाहिए तथा बगैर चेक लिए या बगैर अनुबंध किए या बगैर रसीद लिखवाए ऐसे उधार नहीं दिया जाना चाहिए। यदि इन सभी फॉर्मेलिटी को बगैर अगर कोई उधार दिया गया है तब उस उधार की वसूली नहीं हो सकती है। तो उधार के लिए न्यायालय में कोई मुकदमा भी नहीं लाया जा सकता क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं होता। तो इन बातों का कानूनी रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आप कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स वगैरह को देते हैं तो आप उसके साथ रीपेमेंट शेड्यूल भी दे दीजिए और बार बार एक पोलाइट रिमाइंडर डालते रहिए जो साइकोलॉजिकल
लिए उसको उस पर प्रेशर उस पर आए और रिलेशनशिप भी ख़राब नहीं हो, क्योंकि आप देते समय अगर क्लियर रहेंगे तो आपको वसूली भी मतलब उसकी रिकवरी भी आसानी से हो सकेगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इसके संदर्भ में अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख भी सकते हैं। इसको हम लोग कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई प्रॉपरली रिप्लाई किया जाए। धन्यवाद।